जख्म पे जख्म खा के निकले हैं हम, मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं। इस शेर के साथ इमरान प्रताप गढ़ी ने एक पोस्ट डाला है और वो अभी बीदर यानी कि कर्नाटक में है और जगह जगह वो जा रहे हैं और उनकी तस्वीरों को इमरान प्रताप गढ़ी ने साझा किया है। ये सोशल मीडिया पे उनकी आईडी के द्वारा साझा की गई तस्वीर है, जिनमें देखा जा रहा है कि इमरान प्रताप गढ़ी साहब हैं और मुस्कुराता हुआ इनका चेहरा है और इस तरह से जो है ये कहीं ना कहीं अपना पार्टी के काम से निकले हुए होंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इमरान प्रताप गढ़ी साहब से कुछ सवाल है। उन सवालों से पहले आपसे कुछ सवाल है। आप तमाम लोगों से ये सवाल है कि क्या आप इमरान प्रताप गढ़ी को जानते हैं? मुझे यकीन है कि आप जानते होंगे। इमरान प्रताप गढ़ी पहले एक शायर थे, शायर के बाद वो एक पॉलिटिशियन बने। शुरुआती दौर में वो AIMIM पार्टी के प्रचारक थे, यानी कि अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी की शान में शेर पढ़ा करते थे। कहते थे कि मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ, और तरह तरह के अशार पढ़ते थे। और देखा जाता था कि ओवैसी परिवार के लिए जम करके बोलते थे। लोग इन्हें सराहते भी थे। कुछ लोग ओवैसी के प्रचार करने की वजह से इनसे प्यार करते थे, कुछ लोग इनकी आवाज़ से प्यार करते थे। यकीनन इमरान प्रताप गढ़ी के पढ़ने का अंदाज अच्छा है, अच्छा पढ़ते हैं। उनके अशार के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता, क्योंकि मैं कोई शायर नहीं हूँ या मैं इसका टीचर नहीं हूँ। लेकिन इमरान प्रताप गढ़ी के पढ़ने का अंदाज थोड़ा निराला था। मंच पर इन्हें सुना जाने लगा। बोलते ज़्यादा थे, इसलिए लोग सुनते थे और कहीं ना कहीं इन्हें लोगों की मदद भी मिली, जिनमें खास करके बहुत सारे पॉलिटिशियन थे, चाहे वो अकबरुद्दीन ओवैसी रहे हों, असदुद्दीन ओवैसी रहे हों या फिर अतीक अहमद रहे हों। इन लोगों ने इन्हें खूब सराहा, इन्हें मंच तक दिया और उन मंचों से इमरान प्रताप गढ़ी ने मजलूमों की आवाज़ उठाने वाले अशार पर आवाज़ उठाया और कह सकता है कि अशार के ज़रिए आवाज़ उठाने की कोशिश की। दोनों में थोड़ा फ़र्क है, लेकिन खैर ये आवाज़ उठाते थे। कई बार ये कुछ जगह पे गए भी, पीड़ित परिवारों से मिले भी। कई बार इन्हें देखा गया कि मंचों से इन्होंने ऐलान किया कि हम इतना लाख रुपया या इतना हज़ार रुपया वहाँ के पीड़ित परिवार को देंगे, और ऐसे कई सारे सारे मामले जो हैं इमरान प्रताप गढ़ी को लेकर के सामने आए। इन्होंने किया भी अपने तरफ से और कई बार विवाद में भी रहे। कुछ लोगों ने ये आरोप लगाया कि भैया अनाउंस तो किया लेकिन पैसा नहीं मिला, तरह तरह की चीज़ें हुई। फिर इन्होंने बाद में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने से पहले इमरान प्रताप गढ़ी अखिलेश यादव के लिए भी काम कर रहे थे, लगातार उनके फेवर में बोलते थे। तो ऐसा लगा था लोगों को कि शायद उधर जाएंगे। उससे पहले लोगों को लगता था कि शायद ओवैसी के साथ जाएंगे, लेकिन ये ओवैसी के साथ नहीं गए। बाद में अखिलेश ने इन्हें यश भारती अवार्ड से नवाजा, जो कि कहा सकता है कि उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा अवार्ड था। जो भी किसी भी इंसान के लिए, खास करके जो लिटरेचर के लिए काम करता है, उसके लिए बहुत बड़ा अवार्ड था, वो इन्हें मिला। उसके बाद धीरे धीरे उधर भी ये नहीं रहे। फिर उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। कांग्रेस में इन्हें इज्जत मिली। इज्जत इस मामले में मिली क्योंकि इन्होंने बाज़ाब्ता कांग्रेस के लिए लगातार बोलने का काम किया, और कांग्रेस में आजकल बोलने वाले नेताओं की काफ़ी कमी भी है, तो अच्छा बोलते हैं। इसके बाद इमरान प्रताप गढ़ी को मिला अल्पसंख्यक विभाग। अल्पसंख्यक विभाग, पहले तो ये चुनाव लड़े, चुनाव में बहुत बुरी तरीके से हारे, जमानत जब्त हो गई इनकी। लेकिन खैर इन्होंने फिर इन्हें कांग्रेस ने और भी ज़्यादा वक्त दिया और इन्हें जो है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, मतलब माइनॉरिटी सेल के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उसके बाद आपको मालूम होगा कि फिर इन्हें सांसद बनाया गया। महाराष्ट्र से इन्हें सांसद बनाया गया, राज्यसभा के ये सांसद भी बने। संसद भवन में भी ये कभी कभार अच्छा बोल लेते हैं, जैसे अभी पिछले कुछ भाषणों में इन्होंने अच्छा बोला, कुछ अच्छे आवाज़ भी उठाए, खास करके मसाजिदों को लेकर के। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इमरान प्रताप गढ़ी आजकल कहाँ है? आजकल ये कर्नाटक में है, कर्नाटक के बीदर में हैं। वहाँ अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में जा रहे हैं, मदरसे के बच्चों को मिल रहे हैं, स्कूल्स के बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं और अपनी खूबसूरत सी तस्वीरों के साथ कुछ अशार लिखते हैं और उसके बाद ये बताते हैं और कुछ अच्छी बातें भी करते हैं। लेकिन क्या इमरान प्रताप गढ़ी सिर्फ इस काम के लिए हैं? अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन्होंने अभी तक दो बड़ी घटनाओं के बारे में क्या बातें कही। पहली बड़ी घटना अगर बात करूं तो वो है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार किया गया उनके एक बयान की वजह से, उनके एक अशार की वजह से। अशार क्या था कि आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। मुझे लगता है कि इस बात की सफाई देने वाला, अगर इस बात पर कुछ वक्त अपनी बात रखने वाला अगर कांग्रेस का कोई सबसे बड़ा नेता हो सकता था, जो अच्छे तरीके से बोल सकता था, तो वो इमरान प्रताप गढ़ी थे। इमरान प्रताप गढ़ी चूंकि एक शायर है, अपने आप को एक कवि कहते हैं, तो एक कवि इस बात को बेहतर समझ सकता है कि आज कुत्ते का वक्त आया है, कल आज कुत्ते का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा से कुत्ते शब्द का क्या अर्थार्थ है, ये बात शायद इमरान प्रताप गढ़ी बहुत बेहतरीन तरीके से समझा सकते थे। अगर ये मीडिया में बोलते तो मीडिया ये समझ करके कहती कि कवि ने क्या बोला, साथ ही साथ ये भी बात होती कि एक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ने क्या कहा।
शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने भी कई शेर पढ़े जिनमें इन्होंने अलग अलग शेर पढ़े। इन्होंने ये बात कहा कि अगर ज़रूरत पड़े तो 2-4 को मार कर निकलो, और तरह तरह के इस तरह के कई सारे शेर थे। लेकिन उसका ये मतलब नहीं था कि इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि वायलेंस करो, तुम मार दो, काट दो, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो शेर था और शेर के माने अलग होते हैं, उसके अल्फाज अलग होते हैं, उसका मतलब बहुत अलग होता है। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी ने उस पर एक भी बयान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्या ये अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता नहीं थे? अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को छोड़ दीजिए, आप एक मुसलमान नेता थे, कई सारे मुस्लिम युवा आपको सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो क्या इमरान प्रतापगढ़ी का ये फर्ज नहीं था? और सबसे बड़ी बात ये थी कि मुफ्ती सलमान अजहरी पे चलिए आपने नहीं बोला, हो सकता है आपकी पार्टी की तरफ से दिक्कतें रही होंगी कि भैया आपकी पार्टी ने कहा होगा कि नहीं बोलो, क्योंकि वो महाराष्ट्र से थे और आपको महाराष्ट्र में लोगों को नाराज नहीं करना रहा होगा, आप खुद वहां से राज्यसभा से हैं, सांसद बने हुए हैं। लेकिन खैर, अभी मुझे याद आ गया, महाराष्ट्र से हैं, इनके जो राजनीतिक गुरु में से एक थे, पूर्व मुख्यमंत्री वहां के, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी साहब एआईएमआईएम को अक्सर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बता देते हैं, लेकिन जिनको ये अपना राजनीतिक गुरु एक तरह से समझते थे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री साहब, उन्होंने पार्टी छोड़ दिया और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो अब कौन बी टीम है वो तो इमरान साहब जाने और इमरान साहब की पार्टी जाने। खैर, इसको छोड़िए, क्योंकि राहुल गांधी भी बी टीम कह देते हैं कि जहां जहां बीजेपी लड़ती है वहीं वहीं इस तरह तरह की बातें कर चुके हैं। दूसरी एक बड़ी घटना हुई इस मुल्क में, वो हुई हल्द्वानी में, यानी कि उत्तराखंड में एक मामला सामने आया जहां देखा गया कि किस तरह से मुस्लिम बस्तियों में बहुत सारी विवाद हुए, बहुत सारा फसाद हुआ, मुस्लिम नौजवानों को गोलियां मारी गई, मशीन गन का इस्तेमाल किया गया, ऐसी खबरें सामने आई और 6 लोगों की मौत हो गई, जिनमें मुस्लिम नौजवान थे, एक बाप बेटा था। और आप तमाम लोग जानते हैं कि कितने लोग वहां पर जो है वो बेबस हो गए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की दावा करती है कि लगभग 300 लोग जो हैं वो उस गांव को छोड़ चुके हैं, वहां से निकल चुके हैं, मतलब डर की वजह से, डर का माहौल इस तरह का बना हुआ है। तो क्या इमरान प्रतापगढ़ी, चूंकि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता हैं और एक सांसद भी हैं और एक मुस्लिम नेता भी हैं, एक कवि भी हैं जो कहीं ना कहीं मुसलमानों की आवाज़ बनने की बात करते हैं, पीड़ितों की आवाज़ बनने की बात करते हैं, क्या इनका फर्ज नहीं बनता था कि ये कर्नाटक के बीदर न जाकर के हल्द्वानी जाते, उत्तराखंड में जाते, वहां जाकर के लोगों से मुलाकात करते, वहां के लोगों का हालचाल समझते? क्या इनका ये फर्ज नहीं बनता था? इमरान प्रतापगढ़ी साहब के मैंने सोशल मीडिया हैंडल को देखा आज, और मुझे मैंने सोचा था कि मैं क्या वीडियो बनाऊं, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, आज वीडियो बनाना चाहिए इनके ऊपर और देखना चाहिए, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भाई साहब, नेशनल चेयरमैन है ये आईएनसी माइनॉरिटी सेल के, तो ये कम बड़ी बात नहीं होती है। अब इन्होंने, इनके पास देखिए इतनी फुर्सत है, इन्हें राहुल गांधी जी की दूरदर्शिता को समझिए, उन्होंने कई साल पहले सारी बातें कही, मतलब राहुल गांधी जी के बारे में जम करके ट्वीट करते हैं, सारी बातें लिखते हैं, लेकिन इन्हें इतनी फुर्सत नहीं है जनाब को कि बीदर कर्नाटक में जाकर के, ये कर्नाटक के शाहीन कॉलेज में कार्यक्रम बेहद कामयाब रहा, आवाम की मोहब्बतें अदब के नाम रही। भाई साहब, ये अदब की मोहब्बतें लेकर के और शेर व शायरी से कब तक मामला सुलझेंगे? वक्त की ज़रूरत तो ये थी कि आप वहां जाते जहां पर आपको जाने की ज़रूरत थी। आज आपको एक मुसलमान नेता होने के नाते, आज आपको एक आवाम का नेता होने के नाते आपका फ़र्ज़ बनता था कि आप हल्द्वानी जाते, वहां जाकर के लोगों से मिलते। तुम पढ़ो और पढ़कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी, अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। आज शाहीन कॉलेज बीदर में बच्चों से संवाद, ठीक है ना, कलम से मैं समझता हूँ ये बातें कि भाई इल्म बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन मुझे लगता है कि इल्म के लिए यहाँ पर तमाम लोग थे, आप इस प्रोग्राम को आगे एक्सटेंड कर सकते थे। अच्छा है, आप मिलने जाते हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, लेकिन ये काम जो है स्कूल्स के एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, वो आगे के लिए भी कर देते, अगले 1 हफ्ता 2 हफ्ता के लिए कर देते। आज तो इमरान प्रतापगढ़ी का ये फर्ज बनता था कि वो हल्द्वानी पहुंचते। देखिए, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, आज बीदर कर्नाटक में आवाम की मोहब्बत है, तो मतलब कर्नाटक के ऐतिहासिक शहर बीदर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। लेकिन आप देख लीजिए, झूठ को नापसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं, हाकी में वक्त से अदावत है, वो हमें कम पसंद करते हैं बीदर कर्नाटक में। और इनकी फोटोज देखिए, मतलब ठीक है, अच्छा है, कैमरा है इनके पास तो बहुत अच्छी बात है, और इन सब चीज़ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बीदर कर्नाटक जाने के क्रम में हैदराबाद पहुंचने पर पार्टी के साथियों ने स्वागत किया। ये तमाम चीज़ों के लिए इन्हें फुर्सत है, ये तमाम काम ये कर सकते हैं, लेकिन इनका जो काम होना चाहिए वो काम इनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता होने के नाते, जो किसान का नहीं वो हिंदुस्तान का नहीं, लेकिन मैं ये कहूँ अगर कि जो मुसलमान का नहीं वो कहाँ से उसका नेता होगा, तो इस बात को भी समझने की ज़रूरत है। आखिर इन्हें जाना चाहिए, समझना चाहिए था। आप तमाम लोग इस पूरे मामले पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इनका प्लान था 14 फरवरी का बीदर जाने का, तो देख सकते हैं ये पहले से इन्होंने लिख रखा था, लेकिन इन्हें जाना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि ये वक्त की ज़रूरत थी कि इमरान प्रतापगढ़ी को बीदर ना जा करके इन्हें हल्द्वानी जाना चाहिए था। ये ज़रूरत थी कि इमरान प्रतापगढ़ी जो है वो 4 दिन पहले बाराबंकी ना जा करके
कहा जा सकता है कि ये मुंबई में जा करके मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के परिवारों से मिलते, उनसे जानते कि क्या कुछ लीगल टीम उनके लिए कर रही है, कब तक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जो है वो इस तरह से परेशान किया जाएगा। लेकिन इनके तरफ से इस तरह की आवाज़ का ना उठाना काफ़ी अफसोसजनक है। इमरान प्रतापगढ़ी साहब अगर उन तक ये वीडियो अगर पहुँचती है, तो उनसे बस इतना ही कहना है कि उनसे गिला बस इस बात का है कि इमरान साहब आप एक अच्छे नेता के तौर पर उभर सकते हैं। आपके पास अल्लाह ने बहुत नवाज़ा है आपको और आपको बहुत सारी चीज़ों से नवाज़ा है। बहुत कम उम्र में आपको बहुत बड़ा ओहदा भी मिला है, तो उसका इस्तेमाल कीजिए अपने भाइयों के लिए, उसके हुकूक के लिए लड़िए, वरना यूँ ही अगर सांसदी लेकर के चलते रहिएगा और पार्टी में बड़ा नेता बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है। भारत में बहुत सारे नेता बने, आए गए और अपना कुछ कर लिया, लेकिन अगर आपने अपने आवाम के लिए, अपने कौम के लिए नहीं किया, तो फिर इससे ज़्यादा अफ़सोस की बात कुछ भी नहीं है। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।